सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं आपका दोस्त रॉकर रूप से आपके चैनल योर सक्सेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज का जो क्वेश्चन है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पर आधारित है और ये क्वेश्चन आपका दोस्तों यूपी टेट, सी टेट, ऑल टेट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए लाइव टेस्ट डेली हो रहा है, आपका ईवीएस हो या सीडीपी हो, तो एक एक नंबर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और लाइव टेस्ट आप लोग मिस ना करिए, क्योंकि जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो लाइव टेस्ट बिल्कुल नहीं मिस करना है, शुरुआत से लेकर आखिरी तक ही बने रहिए मेरे साथ। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि आपको सही टाइम पर उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं दोस्तों, आते हैं पहले क्वेश्चन पर। तो सभी लोग तैयार हैं? रेडी? चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, एकल कारक सिद्धांत की शुरुआत किसने की? ऑप्शन ए है जॉन डेवी ने, ऑप्शन बी है लुइस थर्स्टन ने, ऑप्शन सी है अल्फ्रेड बिनेट, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबो। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? बताइए जल्दी से। आप लोग जो है कमेंट करेंगे, आंसर बताएंगे, बातें नहीं होगी दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिए सेशन को, कि देखिए सेशन जो होता है लाइव टेस्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जो है भाग लें। यही सारी चीज़ें आप जो है शेयर करने की कोशिश ज़्यादा करा करें, अपने दोस्तों को बुलाइए यहाँ पर, जिनको जोड़िए, सारी चीज़ें करते हैं। तो दोस्तों बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? अगर मैं बात करूं दोस्तों एकल कारक सिद्धांत, एकल कारक सिद्धांत है क्या? देखिए इस सिद्धांत के अनुसार जो है एक बुद्धि एक क्षमता है। क्या है? बुद्धि एक क्षमता है जो किसी व्यक्ति को अपने आसपास में समायोजित करने में मदद करती है। समझिएगा, इस सिद्धांत में कहा गया है कि बुद्धि में सभी व्यापक क्षमता होती है और ये भी कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति या बच्चा अगर किसी विषय में अच्छा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सभी विषय में अच्छा हो। तो दोस्तों एकल कारक सिद्धांत की जो शुरुआत की है वो है हमारा राइट ऑप्शन अल्फ्रेड बिनेट। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों अल्फ्रेड बिनेट होगा। बहुत बढ़िया दोस्तों, आंसर बिल्कुल सही करो आप लोग, बहुत उम्दा, बहुत ज़बरदस्त। आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने ये रहा, एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। ऑप्शन ए है समन्वयक, ऑप्शन बी है तानाशाह, ऑप्शन सी है आधिकारिक, ऑप्शन डी है अनुमोदक। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है? बताइए। देखिए अनुमोदक की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो ये होता है एक आज्ञा देने वाला, या फिर इसको अनुमोदक को दयालु भी बोलते हैं हिंदी में। फिलहाल मैं बात करूं एनसीएफ 2005। देखिए एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका एक समन्वयक की होती है। समन्वयक क्या होता है? जिसका अर्थ होता है दोस्तों व्याख्या के विपरीत, सुनिएगा, व्याख्या के विपरीत छात्रों को खुद से समाधान खोजने के लिए प्रोत्साहित करना। समन्वयक क्या करता है? व्याख्या नहीं करता है, व्याख्या को इग्नोर करता है और छात्रों को खुद से समाधान खोजने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो ऑप्शन हमारा जो होगा राइट दोस्तों ए हमारा होगा समन्वयक, बल्कि हमारा तानाशाही नहीं करता है एक शिक्षक और आधिकारिक के रूप में नहीं होता है। तो आंसर हमारा जो है ऑप्शन राइट ए होगा। बहुत बढ़िया, आगे चलें क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड पर आ चुके हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से क्या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शामिल प्रक्रिया नहीं है? ऑप्शन ए है अधिगम अनुभव, ऑप्शन बी है व्यवहार में परिवर्तन, ऑप्शन सी है शैक्षिक उद्देश्य, ऑप्शन डी है प्रदर्शन उद्देश्य। बताइए निम्नलिखित में से क्या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शामिल प्रक्रिया नहीं है? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? देखिए दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा जो है सेशन को जो है शेयर कर दिया करें, क्योंकि पढ़ाने में तभी मज़ा आता है जब आप लोग शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। आप में कई लोग हैं जो कमेंट कर रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें आप लोग दोस्त। रुकना नहीं, हम लोगों को चलना है, बिल्कुल एक एक नंबर पकड़ के चलना है। देखिए दोस्तों अगर मैं बात करूं शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में जो शामिल प्रक्रियाएं हैं, शामिल क्या क्या होता है? शामिल होता है आपका शैक्षिक उद्देश्य होता है, दूसरा क्या होता है? व्यवहार में परिवर्तन भी होता है और अधिगम अनुभव भी होता है।
ये तीनों प्रक्रियाएं जो हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, ये तीनों चीज़ें। लेकिन जो हमारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जो शामिल नहीं है वो है दोस्तों हमारा ऑप्शन डी। तो यहाँ पर हमारा राइट होगा ऑप्शन डी, प्रदर्शन उद्देश्य। डी हमारा राइट ऑप्शन है। बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत उम्दा, बहुत ज़बरदस्त आंसर, बिल्कुल सही कर रहे हो। बस ऐसे ही करना है। कमेंट पे मैं ध्यान दे रहा हूँ, बस ये चीज़ है कि हमें क्वेश्चन ज़्यादा कराना है, तो इस चीज़ को समझिए। बाकी क्वेश्चन में जो है कराता रहूँगा आगे ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे है क्वेश्चन नंबर 4 पर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने ये रहा, को शिक्षण का एक स्वतंत्र चर माना जाता है। किसको जो है शिक्षण का एक स्वतंत्र चर माना जाता है? ऑप्शन ए है छात्र को माना जाता है, ऑप्शन बी है अध्यापक को माना जाता है, ऑप्शन सी है पाठ्यक्रम को माना जाता है, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। बताइए किसको जो है शिक्षण का एक स्वतंत्र चर माना जाता है? स्वतंत्र चर का मतलब होता है दोस्तों इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं शिक्षण प्रक्रिया में सभी निर्णय लेने के लिए तो सभी गतिविधियों पर कार्य करने के लिए स्वतंत्र होता है। अगर मैं बात करूं छात्र की, तो छात्र आप जानते हैं क्या है? छात्र एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, क्योंकि बच्चों को जो है शिक्षा की योजना, संगठन, इसके अनुसार कार्य करना आवश्यक होता है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों अध्यापक होगा। अध्यापक क्या है हमारा? अध्यापक जो है एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और छात्र अगर मैं बात करूं तो छात्र जो होता है दोस्तों डिपेंडेंट वेरिएबल में आता है। क्या आता है? डिपेंडेंट वेरिएबल। ये चीज़ समझ में आ रही है आपको बात? तो हमारा ना ही पाठ्यक्रम है और ना ही छात्र है, तो हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो है आपका अध्यापक। बी हमारा यहाँ पर राइट होगा दोस्तों। ये चीज़ क्लियर हुई? आगे चलें क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने ये रहा। आराम से चलेंगे, आराम से एक्सप्लेन करेंगे, जल्दीबाजी कोई नहीं है, क्योंकि समझ के चलिए, समझ में आना चाहिए। बाकी थोड़ा सा टाइम जरूर लग जाता है, तो उसमें आप लोग कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ चुके हैं दोस्तों। थॉर्नडाइक के अधिगम के द्वितीयक नियम में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? बताइए। ऑप्शन ए है प्रधानता का नियम, ऑप्शन बी है तीव्रता का नियम, ऑप्शन सी है प्रभाव का नियम, ऑप्शन डी है अभिनवता का नियम। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? थॉर्नडाइक के अधिगम के द्वितीयक नियमों में कौन सा नियम शामिल नहीं है? बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? देखिए अगर मैं द्वितीयक नियम में बताऊं, द्वितीयक नियम में कौन कौन शामिल होता है? देखिए द्वितीयक नियम में आपका आएगा प्रधानता का नियम, दूसरा जो होता है आपका तीव्रता का नियम होता है, तीसरा जो होता है अभिनवता, मतलब इसको हम लोग पुनर्वित का भी नियम बोल सकते हैं, और प्राथमिक में जो आएगा ये तो होगा द्वितीयक में। और अगर मैं प्राथमिक की बात करूं तो प्राथमिक नियम में जो आता है दोस्तों वो आपका आता है प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम और तत्परता के नियम। ये जो 3 होते हैं ये प्राथमिक में आते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा, ये प्राथमिक नियम में आते हैं। तो आप देख रहे हैं द्वितीयक में कौन नहीं है? तो द्वितीयक में जो है आपका प्रभाव का नियम नहीं है, क्योंकि प्रभाव का नियम जो है वो प्राथमिक में आता है दोस्तों। ये चीज़ क्लियर हुई? ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी राइट होगा, सी। प्रभाव का नियम द्वितीय नहीं है, प्रथम नियम है। प्रथम नियम में मैं बता चुका हूँ, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम और तत्परता का नियम, ये 3 आते हैं प्राथमिक नियम में। ये चीज़ क्लियर हुई? आगे चलें क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने ये रहा। जेबी वाटसन के अनुसार बच्चे के जन्म के समय कितनी भावनाएं मौजूद होती हैं? ऑप्शन ए है 4 भावनाएं होती हैं, ऑप्शन बी है 3 भावनाएं होती हैं, ऑप्शन सी है 5 होती हैं, ऑप्शन डी है 2 होती हैं। बताइए जेबी वाटसन के अनुसार बच्चे के जन्म के समय कितनी भावनाएं मौजूद होती हैं? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? जल्दी जल्दी आंसर करा करिए। बाकी मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा, सब समझाऊंगा, उसकी टेंशन ना लीजिए। आप क्या सीख रहे हैं, आपने क्या सीखा है, तो बस इस चीज़ पर ध्यान दीजिए। बाकी बातें जो हैं बाद में भी हो जाएंगी। देखिए सीटेट का एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है, तो प्रैक्टिस हमें रोज डेली लेके चलना है। इसीलिए कहता हूँ रोज डेली आप लोग लाइव टेस्ट लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लोगों दोस्तों को बुलाइए यहाँ पर, और
दिल्ली में वैकेंसी मैं बता चुका हूँ कि आने वाली है जल्द, तो तैयारी हमें बिल्कुल परफेक्ट होना है। देखिए अगर दोस्तों मैं बात करूँ, जन्म के समय जो होती हैं 3 भावनाएं होती हैं। जेबी वाटसन के अनुसार जो है जन्म के समय 3 भावनाएं होती हैं। एक तो आता है आपका डर, दूसरा होता है गुस्सा, तीसरा होता है प्यार। ये 3 भावनाएं होती हैं और जेबी वाटसन ने कहा था कि बच्चा जो है 3 मूल भावनाओं के साथ पैदा होता है। ये चीज़ समझ में आई। और देखिए डर क्या होता है, जब बच्चे को आप डराते हैं तो एकदम से डर जाता है। गुस्सा कब करता है बच्चा पता है, जब उसको आप नहला दो, उसको उठाओ और उसको टब में डाल दो तो उसका देखिए मुंह कैसे गुस्सा दिखाता है। और प्यार कब जताता है, जब आप उसको गुदगुदी करिए तो प्यार कैसे जताता है, ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। आप बच्चे को गुदगुदी करिए तो फिर उसको बहुत प्यार आता है। तो ये चीज़ें हैं, 3 अवस्थाएं हैं हमारी, डर, गुस्सा और प्यार। तो ये चीज़ क्लियर हुई। ऑप्शन हमारा यहाँ पर जो राइट होगा बी राइट है। बहुत बढ़िया, आगे चलें क्वेश्चन नंबर 7 पर। ये चीज़ क्लियर हुई, चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 आपका ये रहा, योगात्मक मूल्यांकन की विशेषता है। ऑप्शन ए है अधिगम के लिए मूल्यांकन, ऑप्शन बी है अधिगम का मूल्यांकन, ऑप्शन सी है अधिगम में मूल्यांकन, ऑप्शन डी है अधिगम के रूप में मूल्यांकन। बताइए योगात्मक मूल्यांकन की क्या विशेषता है। देखिए योगात्मक मूल्यांकन की अगर बात करूं, सीखने का आकलन मतलब अधिगम का आकलन, अधिगम का जो आकलन होता है ये योगात्मक मूल्यांकन की मुख्य विशेषता है, जिसके बाद हम छात्रों की उपलब्धि के बारे में जानते हैं। और ये क्या होता है, जो अधिगम का मूल्यांकन होता है ये क्या होता है, ये जो है आपका सेमेस्टर या फिर वर्ष के अंत में किया जाता है। ये सेमेस्टर और वर्ष के अंत में किया जाता है मूल्यांकन। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों, योगात्मक मूल्यांकन की विशेषता अधिगम का मूल्यांकन, मतलब ऑप्शन जो है हमारा राइट वो है बी राइट होगा दोस्तों। बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा, बी हमारा राइट है। ये चीज़ क्लियर हुई, ये चीज़ क्लियर हुई। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 8 पर। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने ये रहा, RTE अधिनियम 2009 की अधिसूचना के बाद संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रभावित हुआ था। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 24, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 45, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 20, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 21A। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। RTE तो जानते हैं आप लोग, राइट टू एजुकेशन। देखिए बच्चों को जो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को जो अधिकार अधिनियम जो है ये आपका आता है 4 अगस्त 2009 को अधिनियमित भारत की संसद का एक अधिनियम है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 21A, किसमें 21A में भारत में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के महत्व के तौर पर वर्णन करता है। ये चीज़ क्लियर हुई भाई। राइट टू एजुकेशन क्या है, राइट टू एजुकेशन जो है भारत के संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत भारत में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के महत्व को वर्णन करता है। ये चीज़ क्लियर हुई। तो ऑप्शन हमारा जो है राइट डी होगा। आगे चलें, क्लियर हुई। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। देखिए आराम से चलेंगे, जल्दबाजी कोई नहीं है, आराम से बिल्कुल स्लो मोशन में पढ़ाएंगे। थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, आज जल्दबाजी नहीं करेंगे। जल्दी, कई लोग कहते हैं कि सर जल्दी जल्दी बोल देते हैं, सुन नहीं पाते हैं, तो इसीलिए आज बिल्कुल स्लो मोशन में बोल रहा हूँ। आराम से पढ़ाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 आ गए हैं आप लोग। निम्नलिखित में से प्रशिक्षण से कौन प्रभावित हो सकता है। ऑप्शन ए है परिपक्वता, ऑप्शन बी है अधिगम, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए निम्नलिखित में से प्रशिक्षण से कौन प्रभावित हो सकता है, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। देखिए परिपक्वता क्या होती है, ये हमारी होती है मैच्योरिटी। अगर मैं बात करूं दोस्तों
अधिगम, अधिगम का मतलब क्या होता है? सीखना। अधिगम को जो है हम लोग क्या करते हैं? अधिगम को हम लोग अर्जित किया जाता है, इसलिए ये प्रशिक्षण से प्रभावित है। जो चीज़ अर्जित हम करते हैं वो चीज़ प्रशिक्षण, मतलब अधिगम क्या है? सीख रहे हैं, तो ये चीज़ जो है प्रशिक्षण को प्रभावित करता है। और जबकि मैं परिपक्वता की अगर बात करूं तो परिपक्वता जो है एक स्वतंत्र प्रक्रिया है और ये प्रशिक्षण से प्रभावित नहीं हो सकती। तो ऑप्शन हमारा सी राइट नहीं है, ऑप्शन हमारा जो राइट है दोस्तों बी राइट है। ये चीज़ समझिए आप भाई, प्रशिक्षण से कौन प्रभावित हो सकता है? प्रशिक्षण क्या है भाई? देखो अधिगम क्या है? अधिगम को हम लोग अर्जित कर रहे हैं ना, तो ये प्रशिक्षण को प्रभावित हो सकता है ना। बल्कि परिपक्वता क्या है? परिपक्वता जो है आपकी एक स्वतंत्र प्रक्रिया है, मैच्योरिटी, तो ये जो है प्रशिक्षण से प्रभावित नहीं हो सकती। तो ऑप्शन जो है हमारा राइट होगा दोस्तों, बी हमारा राइट होगा, अधिगम। ये चीज क्लियर हुई? आगे चलें क्वेश्चन नंबर 10 पर। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिकता की मूलभूत मूल इकाई है जो व्यक्ति की विशेषताओं को निर्धारित करती है? ऑप्शन ए है जीन्स, जीन्स कोई वो पहनने वाला नहीं है, ट्राउजर वगैरह। ऑप्शन बी है वंशागति। ऑप्शन सी है हार्मोन्स। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिकता की मूलभूत मूल इकाई है जो व्यक्ति की विशेषताओं को निर्धारित करती है? बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? देखिए तब तक मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर लूँ। जीन्स मैं बता रहा हूँ, कोई पैंट और कोई आपका ट्राउजर नहीं है। जीन्स क्या होता है मैं बताता हूँ। देखिए जीन्स की जो संरचना के बारे में अभी तक की कुछ जाना नहीं जा सकता है, लेकिन बात करें रचना पर जो है, इसको न्यूक्लिक अम्ल जो है के संयोग से बना है। जैसे मैं बात करूँ, जीन्स जो है डीएनए और आरएनए, डीएनए और आरएनए के संयोग से बनी है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है आप लोग ये भी बताइए। बाकी मैं बात करूं दोस्तों, जीन जो है आनुवंशिकता की मूलभूत मूल इकाई है। जीन जो है आनुवंशिकता की मूलभूत मूल इकाई है जो व्यक्ति की विशेषताओं को निर्धारित करती है। जैसे मैं बात करूं, कोशिका में क्या होता है? कोशिका में डीएनए का यह हिस्सा शारीरिक विकास और व्यवहार को नियंत्रित करता है। ये चीज़ क्लियर हुई? तो हमारा जो निर्धारित करता है और जो मूलभूत इकाई है वो है हमारा दोस्तों जीन्स, बल्कि हमारा वंशागति हार्मोन्स। डी नहीं होगा, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट होगा, जीन्स होगा। और आप कमेंट में बताइए कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, बताइए। आगे चलते हैं, तब तक आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ चुके हैं दोस्तों। जब सुनीता ने देखा, क्वेश्चन नंबर 11 है, सुनीता ने देखा कि कुछ छात्रों को विज्ञान के अध्ययन में कठिनाई हो रही है, उनके लिए कौन सी उपचारात्मक शिक्षण विधि लाभदायक होगी? बताइए। ऑप्शन ए है कक्षा शिक्षण, ऑप्शन बी है समूह शैक्षणिक शिक्षण, ऑप्शन सी है स्व अनुदेशात्मक शिक्षण, ऑप्शन डी है अनौपचारिक शिक्षा। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? देखिए डीएनए का जो बताया था फुल फॉर्म, देखिए डीएनए का फुल फॉर्म जो होगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 पर आइए। सुनीता ने देखा कि कुछ छात्रों को विज्ञान के अध्ययन में कठिनाई हो रही। ये चीज़ समझिए, क्वेश्चन को समझिए, आंसर आपके सामने खुद आएगा। जब छात्रों में समान कठिनाइयाँ और एक जैसी कमजोरियाँ होती हैं, सुनिएगा, तो उन्हें कुछ समूहों में विभाजित किया जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं दोस्तों समूह शैक्षणिक शिक्षण। और उन्हें एक शिक्षक नहीं, विभिन्न शिक्षक द्वारा पढ़ाया जाता है, क्योंकि ये जो है बहुत प्रभावी उपचारात्मक शिक्षण है। तो ऑप्शन जो है हमारा राइट होगा दोस्तों, बी हमारा राइट होगा, समूह शैक्षणिक शिक्षण। बल्कि हमारा स्व अनुदेशात्मक शिक्षण, अनौपचारिक और कक्षा शिक्षण नहीं होगा। तो ऑप्शन जो है हमारा बी राइट होगा। ये चीज़ क्लियर हुई? ऑप्शन हमारा बी राइट है यहाँ पर। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने ये रहा, किसको जो है बच्चे की क्षमता को निर्धारित करता है? क्या बच्चे की क्षमता को निर्धारित करता है जबकि डैश
उस क्षमता को प्रभावित करता है जो क्षमता उपार्जित है। बताइए, ऑप्शन ए है परिवेश या आनुवंशिकता, ऑप्शन बी है पालन पोषण या प्रगति, ऑप्शन सी है आनुवंशिकता और प्रवेश, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। उपार्जित का मतलब जानते क्या होता है? उपार्जित का मतलब होता है एक्वायर्ड। क्या होता है? एक्वायर्ड। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? क्या जो है बच्चे की क्षमता को निर्धारित करता है? बताइए, बच्चे की क्षमता को जो निर्धारित करता है दोस्तों वो होता है आनुवंशिकता, और जबकि परिवेश उस क्षमता को प्रभावित करता है जिससे क्षमता उपार्जित की जाती है। देखिए यहां से समझिएगा, आनुवंशिकता और परिवेश क्या होते हैं? आनुवंशिकता और परिवेश जो है एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं। सुनिएगा, एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? अंतःक्रिया करते हैं। और आनुवंशिकता और परिवेश जो है आपका वो दोनों व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो हमारा जो है राइट ऑप्शन जो होगा दोस्तों सी हमारा राइट होगा। आनुवंशिकता बच्चों की क्षमता को निर्धारित करता है जबकि परिवेश उस क्षमता को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन है हमारा सी राइट होगा, सी फॉर कैट। समझ गए? आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 13 पर आऊं। चलूं, ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई? क्वेश्चन नंबर 13 पर आ चुके हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा कथन CCE के लिए सही नहीं है? सही नहीं है बताना है। ऑप्शन ए है छात्रों का निरंतर परीक्षण करना, ऑप्शन बी है CCE शैक्षणिक दृष्टिकोण पर विचार करता है, ऑप्शन सी है CCE शैक्षणिक दृष्टिकोण पर विचार करता है, ऑप्शन डी है बी और सी दोनों। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? CCE किसके लिए सही नहीं है? बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? देखिए CCE की अगर मैं बात करूं, CCE क्या होता है? इसको जो बोलते हैं हम लोग कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन। क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन। इसको जो है हिंदी में हम लोग बोलते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। और दोस्तों मैं बता दूं, सतत और जब व्यापक मूल्यांकन की बात करते हैं तो इसमें जो आता है शैक्षणिक दृष्टि पर विचार करता है और इस पर भी विचार करता है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन पूछा क्वेश्चन है सही नहीं है। जो छात्रों का निरंतर परीक्षण करना, इसकी सिफारिश नहीं की जाती है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों यहाँ पर ए हमारा राइट ऑप्शन होगा। ये चीज़ क्लियर हुई? CCE का फुल फॉर्म होता है कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, जिसको हम लोग हिंदी में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कहते हैं। ये चीज़ क्लियर हुई? आगे चलें, ए ऑप्शन राइट है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं दोस्तों। देखिए लाइक और शेयर में बहुत कमी है। देखिए आप लोग शेयर बिल्कुल नहीं करते हो, और इन्होंने देखो कई दोस्त जो हैं आंसर दे रहे हैं सब्सक्राइब नहीं है। भाई सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो नोटिफिकेशन नहीं आता है, इसलिए बोला जाता है सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप मिस मत करें, आपकी जो है लाइव टेस्ट मिस ना हो, इसलिए कहा जाता है सब्सक्राइब आप लोग करें। बाकी शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें दोस्तों। आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर हम लोग। 14 नंबर दोस्तों आपके सामने ये रहा, प्रत्येक जीव अपने आप में एक विशिष्ट रचना है और हर बच्चा एक अनोखे तरीके से सीखता है। इस सिद्धांत को इस प्रकार से जाना जाता है। किस प्रकार से जाना जा सकता है? ऑप्शन ए है बुद्धि का सिद्धांत, ऑप्शन बी है अनुक्रम का सिद्धांत, ऑप्शन सी है एकीकरण का सिद्धांत, ऑप्शन डी है व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ा करिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, उसको समझिए। ऑप्शन आप बता रहे हैं गलत नहीं कर सकते हैं, जल्दबाजी में बस गलत होता है। तो ये चीज़ दोस्तों हम लोगों को एग्जाम में नहीं करना है। एग्जाम में दोस्तों एक एक चीज़ सही करके आना है, बस वही चीज़ मैं चाहता हूँ बेस्ट करो आप, बस यही हमारी जो है तमन्ना है आपसे। देखिए अगर मैं 14 की बात करूं दोस्तों, देखिए हर बच्चा क्या होता है? हर बच्चा जो है एक अनोखे तरीके से विकसित होता है, और हर बच्चे की विकास दर हो या गति दोनों भिन्न भिन्न होती हैं, अलग अलग होती है, एक जैसा नहीं होता है। इसलिए जो है विभिन्न आयामों में विकास दर और परिणाम काफ़ी अनूठा और विशिष्ट होता है। तो विशिष्ट की जब बात होती है, जब अलग अलग चीज़ें होती हैं, जब अनोखे तरीके से विकसित होता है, विकास दर अलग है, गति भी अलग है, तो वो चीज़ आपका देख रहे हैं क्या कर रहा है? व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत बता रहा है।
किसको दर्शा रहा है? व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत दर्शा रहा है। ये चीज आप समझ रहे हैं? बुद्धि का सिद्धांत, अनुक्रम का सिद्धांत, एकीकरण सिद्धांत नहीं है। डी हमारा राइट ऑप्शन होगा, व्यक्तिगत अंतर सिद्धांत। भाई देखिए, जब किसी बच्चे में, जो आप जानते हैं, हर चीज चाहे विकास दर हो चाहे गति हो, सब भिन्न अलग अलग होती हैं और विभिन्न आयामों पर जो है विकास दर का जो अनूठा और विशिष्ट होता है, तो ये चीज क्या दिखा रहा है, क्या दर्शा रहा है आपको? व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत दर्शा रहा है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा, डी हमारा राइट होगा। ये चीज क्लियर हुई? क्लियर हुई कि नहीं हुई? आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 15 पर आऊं। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं दोस्तों। देखिए, सारी चीजें लेके चलना है और एक एक चीजों को पकड़ के चलना है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 पर आ चुके हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन एक विशिष्ट अधिगम विकलांगता नहीं है? ऑप्शन ए है अवधारणात्मक विकार, ऑप्शन बी है डिस्प्रैक्सिया, ऑप्शन सी है अफेजिया, ऑप्शन डी है डाउन सिंड्रोम। बताइए, निम्नलिखित में से कौन विशिष्ट अधिगम विकलांगता नहीं है? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? जल्दी से दोस्तों आंसर करिए, बातें मत करा करिए, बातें बाद में भी हो जाएंगी। यहाँ से सीख लो भाई, ये चीज़ देखो, स्टडी को जो है ना, तैयारी को जो है ना, सीरियसली करा करें, क्योंकि ये मजाक नहीं होता है और बाकी तो बातें होती रहती है ना। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं, डाउन सिंड्रोम क्या है? डाउन सिंड्रोम जो है एक विशिष्ट सीखने की विकलांगता नहीं है, क्योंकि डाउन सिंड्रोम जो आता है ये एक गुणसूत्री स्थिति है। क्या आता है? एक गुणसूत्री स्थिति है जो बौद्धिक विकलांगता से जुड़ी है। किससे जुड़ी है? डाउन सिंड्रोम किससे जुड़ा है? बौद्धिक विकलांगता से। सुनिएगा, और जो लोग विकलांगता से प्रभावित होते हैं वो बोलने में, आपने देखा होगा, वो बोलने में देरी का अनुभव करते हैं, मतलब हिचकिचाते हैं, थोड़ा सा देर में बोलते हैं, और उन्हें जो है दोस्तों आत्म संरक्षण में सहायता की आवश्यकता होती है। बाकी मैं बात करूं अफेजिया की, तो अफेजिया क्या होता है? मौखिक रूप से सीखने की जो अक्षमता होती है उसको हम लोग अफेजिया बोलते हैं। अगर मैं डिस्प्रैक्सिया की बात करूं, तो डिस्प्रैक्सिया क्या होता है? डिस्प्रैक्सिया में आपने देखा है कि कौशल में कमी आना या फिर कमजोर याददाश्त होना। जैसे मैं बात करूं, आपने मूवी देखी होगी गजनी, है ना, जिसमें वो 5 मिनट बाद वो भूल जाता है, तो कमजोर याददाश्त, तो ये डिस्प्रैक्सिया में आ गया। ये चीज़ समझ में आई? क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट ऑप्शन हमारा जो है विकलांगता नहीं है, तो वो है दोस्तों हमारा डाउन सिंड्रोम। ये विकलांगता नहीं है, क्योंकि डाउन सिंड्रोम जो आता है वो बौद्धिक विकलांगता से जुड़ी होती है। तो हमारा ये चीज़ क्लियर हुआ, डी ऑप्शन हमारा ये राइट होगा। क्लियर हो रहा है चीज़? आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने ये रहा। आईईपी का विस्तारित रूप है। आईईपी का हमें फुल फॉर्म बताना है दोस्तों। ऑप्शन ए है इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्रामिंग, ऑप्शन बी है इंडिविजुअल एजुकेशन प्लानिंग, ऑप्शन सी है इंडिविजुअल एनरिच्ड प्लानिंग, ऑप्शन डी है इंडिविजुअल एजुकेशनल प्रिपरेशन। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? आईईपी का विस्तारित रूप क्या होगा? देखिए, आईईपी होता क्या है, पहले ये चीज़ समझ लीजिए। देखिए, व्यक्तिगत जो आवश्यकताएं होती हैं उसके लिए जो योजना समावेश पर जो एक स्कूल नीति का अनिवार्य हिस्सा है ये। और आईईपी जो है सभी विद्यार्थियों के लिए समान नियोजन का जो है पूरक होता है, और ये निर्धारित करता है कि पाठ्यक्रम के भीतर शिक्षण और अधिगम कैसे होता है। ये आईईपी का कार्य है। और आईईपी का जो विस्तारित रूप है दोस्तों वो है इंडिविजुअल एजुकेशनल प्लानिंग। मतलब ऑप्शन जो है हमारा राइट होगा दोस्तों, बी हमारा राइट होगा, इंडिविजुअल एजुकेशनल प्लानिंग। ये चीज़ क्लियर हुई? ये चीज़ क्लियर हुई? आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने ये रहा। विक्टर ब्रूम किससे संबंध हैं? ऑप्शन ए है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, ऑप्शन बी है भावना सिद्धांत, ऑप्शन सी है प्रत्याशा सिद्धांत, ऑप्शन डी है क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? विक्टर ब्रूम किससे संबंध हैं?
देखिए संज्ञानात्मक की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो आप जानते हैं ये तो पियाजे जी आएंगे। अगर मैं भावना सिद्धांत का अगर मैं बात करूं तो आप कहेंगे विलियम जेम्स। अगर क्रिया प्रसूत की बात करूं तो आप बोलोगे सर स्किनर। अगर मैं प्रत्याशा सिद्धांत की बात करूं तो प्रत्याशा सिद्धांत जो है दोस्तों ये बताता है कि एक व्यक्ति एक निश्चित तरीके से इस उम्मीद के आधार पर कार्य करता है कि इस कार्य का अनुसरण किसी दिए हुए परिणाम या व्यक्ति के लिए आकर्षण पर होगा। और इसमें जो है दोस्तों 3 चर होते हैं। क्या होते हैं? 3 चर का परिचय देता है। एक तो आता है आपका साधन, दूसरा होता है प्रत्याशा, और तीसरा जो होता है दोस्तों वो होता है हमारा वैधता। क्या होता है? 3 चर होते हैं। एक तो हो गया साधन, दूसरा हो गया प्रत्याशा, और तीसरा जो है वो है हमारा वैधता। तो विक्टर ब्रूम जो है किससे संबंध है, ये चीज़ आप समझ गए हैं। ऑप्शन सी हमारा जो है राइट होगा, प्रत्याशा सिद्धांत। ये चीज क्वेश्चन नंबर 18 पर आ चुके हैं दोस्तों। समावेश के 3 आयाम क्या हैं? ऑप्शन ए है गरिमा, अवसर, अनुकूलन। ऑप्शन बी है आवास, आत्मविश्वास, सम्मान। ऑप्शन सी है अनुकूलन, अवसर, आत्मविश्वास। ऑप्शन डी है गरिमा, अवसर, आत्मविश्वास। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? जल्दी जल्दी आंसर करिए दोस्तों। बाकी कंजूसी बहुत है, शेयर में कंजूसी बहुत होती है। शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए। सबके दोस्त हैं, सबको बुला के लाइए इधर, क्योंकि देखिए दोस्तों सीटेट आने वाला है और वैकेंसी भी आ रही, नौकरी सबको करनी है। तो ये चीज़ याद रखिए, थोड़ा शेयर करते रहिए। देखिए अगर मैं बात करूं दोस्तों, समावेश के जो 3 आयाम है वो है हमारा गरिमा, अवसर और अनुकूलन। देखिए गरिमा क्या है? गरिमा जो है मानवाधिकार से है। अगर मैं बात करूं अवसर, तो भाई सभी व्यक्तियों को समान रोजगार दृष्टिकोण, इसके अवसर दिए जाने चाहिए। और अनुकूलन की बात करूं तो अनुकूलन में सुगमता और सहायक उपकरण शामिल होते हैं। और ये तीनों चीज़ें जो हैं ये हमारी समावेश में बाधाओं को कम करने में सहायता करते हैं। क्या करते हैं? बाधाओं को कम करते हैं। जो ऑप्शन हमारा राइट है दोस्तों, ए हमारा राइट होगा, गरिमा, अवसर, अनुकूलन। ये चीज़ क्लियर हुई। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 19 पर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित मनोवैज्ञानिक में से किसने साबित किया कि अधिगम परिस्थिति के विभिन्न भागों की अनुभूति है? बताइए। ऑप्शन ए है जीन पियाजे, ऑप्शन बी है बेंडूरा, ऑप्शन सी है कॉलर, ऑप्शन डी है स्किनर। यहाँ पर स्किनर कर लीजिएगा, बेंडूरा लिख गया है तो इसको स्किनर कर लीजिए। बताइए किसने साबित किया कि अधिगम परिस्थिति के विभिन्न भागों की अनुभूति है? बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? देखिए कोहलर जी ने जो है प्रदर्शित किया है कि अधिगम परिस्थिति के विभिन्न हिस्सों की अनुभूति है, क्योंकि वह व्यक्ति की समझ पर भरोसा करता है और कुछ कारकों पर निर्भर करता है। कुछ कारक जैसे मैं बात करूं, अधिगम की परिस्थिति क्या होता है? अधिगम की परिस्थिति, और दूसरा आता है अनुभव, तीसरा होता है अंतर्दृष्टि। ये 3 कारक होते हैं जिस पर भरोसा करता है। समझ गए? तो हमारा जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों कोहलर जी, सी हमारा राइट होगा। क्या होगा? सी हमारा राइट होगा। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ चुके हैं दोस्तों। अधिगम के 3 क्षेत्र किसने दिए हैं? ऑप्शन ए है बेंजामिन ब्लूम, ऑप्शन बी है ब्रूनर, ऑप्शन सी है मास्लो, ऑप्शन डी है गोलमैन। बताइए अधिगम के 3 क्षेत्र किसने दिए हैं? अधिगम के 3 क्षेत्र में बता दूं दोस्तों, एक तो आता है आपका संज्ञानात्मक, दूसरा होता है भावात्मक। देखिए थोड़ा लिखने में थोड़ा सा दिक्कत होता है तो सुनते रहिए, मैं बोल भी देता हूँ। तीसरा होता है आपका मनोप्रेरणा। 3 क्षेत्र कौन कौन से होते हैं? एक तो आता है संज्ञानात्मक, दूसरा हो गया भावात्मक, तीसरा है मनोप्रेरणा। और ये जो है क्षेत्र दोस्तों बेंजामिन ब्लूम द्वारा दिए गए हैं। और एक चीज़ और बता दूं, सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला जो क्षेत्र है वो है हमारा संज्ञानात्मक। क्या होता है? संज्ञानात्मक। और प्रभावी क्षेत्र में जो आता है दोस्तों वो होगा रुचि, मूल्य और दृष्टिकोण। ये संबंधित जो है उद्देश्य शामिल होते हैं। बाकी मनोप्रेरणा की अगर बात करूं
तो मनोप्रेरणा जो है एक पेशी कौशल है और ये शारीरिक समन्वय से संबंधित होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर ये चीज़ देखिए आप, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट होगा, बेंजामिन ब्लूम। क्या होगा? बेंजामिन ब्लूम। ये चीज़ क्लियर हुई। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 पर आ चुके हैं हम लोग दोस्तों। सिगमंड फ्रायड का संबंध किस सिद्धांत से है? ऑप्शन ए है मनोविश्लेषण सिद्धांत, ऑप्शन बी है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, ऑप्शन सी है नैतिक विकास सिद्धांत, ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? सिगमंड फ्रायड का सिद्धांत किस सिद्धांत से है? देखिए सिगमंड फ्रायड के अनुसार अगर मैं बात करूं तो व्यक्तित्व का जो विकास होता है वो प्रारंभिक बचपन की जो है घटनाओं से प्रभावित होता है। क्या होता है? प्रारंभिक बचपन की घटनाओं से प्रभावित होता है। और उन्होंने सुझाव दिया कि व्यक्तित्व जो है कभी भी हद तक 5 साल की आयु तक दृढ़ हो जाता है। और मैं बात करूं सिगमंड फ्रायड का संबंध, तो आप यहाँ पर देखिए नैतिक विकास की अगर बात करूं तो आप कहोगे कोलबर्ग, अगर संज्ञानात्मक की बात करूं तो आप बोलोगे पियाजे। तो यहाँ पर डी तो होएगा नहीं, क्योंकि नैतिक विकास तो आपका आ गया कोलबर्ग में और संज्ञानात्मक आ गया पियाजे में। तो सिगमंड फ्रायड का जो संबंध है दोस्तों वो होगा आपका मनोविश्लेषण। मतलब ऑप्शन जो है हमारा राइट होगा, ए ऑप्शन राइट होगा। और सिगमंड फ्रायड ने बताया व्यक्तित्व का विकास प्रारंभिक बचपन की घटनाओं से प्रभावित होता है। तो ए ऑप्शन हमारा राइट है। ये चीज़ क्लियर हुई। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने ये रहा। आंसर सबके देखता हूँ, ये ना सोचिए आंसर नहीं देखता हूँ। बस वो चीज़ है कि मुझे क्वेश्चन बस ज़्यादा से ज़्यादा कराने होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान है। और दूसरी चीज़ है एग्ज़ाम कभी भी ले सकता है, नाम तो मैं ले ही लूँगा और बाकी कमेंट में देखता रहता हूँ। कुछ लोग तो बातें करते रहते हैं और फिर आंसर करने लगते हैं और ये सारी चीज़ें करते रहते हैं। लेकिन जो है देखिए दोस्तों, जो है पढ़ाई पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि अब जो है ना थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए और इस चीज़ पर जो है ना बिल्कुल परफेक्ट ध्यान दीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है मजाक नहीं होती हैं। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम को प्रभावित करने वाला एक पर्यावरणीय कारक है? ऑप्शन ए है सीखने की शैली, ऑप्शन बी है बुद्धि, ऑप्शन सी है योग्यता, ऑप्शन डी है शारीरिक स्वास्थ्य। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम को प्रभावित करने वाला एक पर्यावरणीय कारक है? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? जल्दी जल्दी आंसर करिए दोस्तों। देखिए सीखने की शैली की अगर मैं बात करूं तो सीखने की शैली जो होती है दोस्तों वो जन्मजात नहीं होती है, और इसे सीखने वाले की प्राथमिकता के अनुसार पर्यावरण से इसको प्राप्त किया जाता है। सीखने की शैली जो है दोस्तों विभिन्न प्रकार की होती है। जैसे मैं बात करूं सुनकर, पढ़कर, लिखकर, ये जो सीखने वाला जो होता है, और शारीरिक, ये पर्यावरण द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो पर्यावरण जो कारक है दोस्तों हमारा वो सीखने की शैली होती है। ये चीज़ क्लियर हुई। सीखने की शैली में क्या क्या आता है? सीखने की शैली जो है विभिन्न प्रकार की होती है। जैसे मैं बता रहा हूँ सुनकर, पढ़कर, लिखकर, ये सारी चीज़ें, और शारीरिक ये पर्यावरण द्वारा आता है, और इसे जो है दोस्तों प्राथमिकता के अनुसार पर्यावरण से प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन जो है हमारा राइट होगा दोस्तों, ए ऑप्शन राइट होगा। योग्यता, शारीरिक स्वास्थ्य, बुद्धि नहीं होगा। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट होगा। ये चीज़ क्लियर हुई। अधिगम शैली समझ में आया? ये जन्मजात नहीं होती है। आगे चलूँ क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने ये रहा दोस्तों। सबसे उपयुक्त विकल्प चुनकर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। बताइए किसने व्यक्तित्व के 3 प्रकार का उल्लेख किया है? ऑप्शन ए है थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी है जंग, ऑप्शन सी है शेल्डन, ऑप्शन डी है बिने। डी बिने नहीं दिख रहा है तो उसको ऑप्शन डी में बिने कर लीजिएगा। ऊपर मैं लिख देता हूँ, डी है बिने। बताइए किसने व्यक्तित्व के 3 प्रकार का उल्लेख किया है? बताइए 3 प्रकार का जो उल्लेख किया है दोस्तों
उनका नाम है जंग। क्या नाम है? जंग। और जंग के अनुसार जो है व्यक्ति के 3 प्रकार होते हैं। एक तो होता है आपका अंतर्मुखी। अंतर्मुखी क्या होता है? अंतर्मुखी मतलब जो आत्म केंद्रित व्यक्ति हो, जैसे शर्मिला। दूसरा अगर मैं बात करूं बहिर्मुखी, बहिर्मुखी है तो बहिर्मुखी क्या होता है? जो व्यवहारिक दिमाग वाला हो। बहिर्मुखी क्या होता है? जो व्यवहारिक दिमाग वाला होता है। और तीसरा जो आता है वो होता है उभयवर्ती। उभयवर्ती का मतलब होता है इसमें अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों का मिश्रण होता है। उभयवर्ती में क्या होता है? अंतर्मुखी भी आता है और बहिर्मुखी दोनों आता है। तो 3 हमारा जो है व्यक्तित्व है। एक तो हो गया अंतर्मुखी, दूसरा हो गया बहिर्मुखी, तीसरा हो गया उभयवर्ती। तो ये चीज़ क्लियर हुई। और ये दिया है जंग। बी हमारा यहाँ पर राइट होगा दोस्तों। बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 पर आ चुके हैं दोस्तों। संवेग का जेम्स लैंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? ऑप्शन ए है विलियम वुंड, ऑप्शन बी है कार्ल लैंग, ऑप्शन सी है विलियम जेम्स और कार्ल लैंग, ऑप्शन डी है विलियम जेम्स। बताइए संवेग का जेम्स लैंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? देखिए विलियम जेम्स की जब बात आती है तो मुझे एक चीज याद आती है। देखिए विलियम जेम्स जो है संवेग के वैज्ञानिक, संवेग के वैज्ञानिक स्पष्टीकरण का प्रयास करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक में से एक हैं। कौन है? विलियम जेम्स जो हैं संवेग के वैज्ञानिक स्पष्टीकरण का प्रयास करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक में से एक हैं। और ये सिद्धांत जो है दोस्तों भौतिक प्रतिक्रिया और भावनाओं की वृद्धि का वकालत करता है। किसकी? भावनाओं की वृद्धि की वकालत करता है। तो संवेग का जो जेम्स लैंग सिद्धांत है वो दोस्तों विलियम जेम्स और कार्ल लैंग दोनों आएंगे। जेम्स लैंग सिद्धांत को विलियम जेम्स और कार्ल लैंग द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो ऑप्शन जो है हमारा राइट होगा दोस्तों, सी हमारा राइट होगा। क्या होगा? सी हमारा राइट होगा। विलियम जेम्स ही नहीं है, विलियम जेम्स और कार्ल लैंग दोनों होंगे। सी हमारा राइट ऑप्शन है। आगे क्वेश्चन नंबर 25 पर आ चुके हैं दोस्तों। कौन पहले विद्वान थे जिन्होंने निष्पक्ष रूप से स्मृति का निर्णय किया? ऑप्शन ए है विलियम जेम्स, ऑप्शन बी है B.F. स्किनर, ऑप्शन सी है हरमन एबिंगहॉस, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी जो है इनमें से कोई नहीं है। ये चीज़ें आप में थोड़ा सा कट रहा होगा, मुझे तो दिख रहा है फिलहाल। ऑप्शन डी जो है इनमें से कोई नहीं, ये चीज़ लिखा है, इस पर ध्यान दीजिएगा। तो बताइए कौन पहले विद्वान थे जिन्होंने निष्पक्ष रूप से स्मृति का निर्णय किया? अगर मैं बात करूं दोस्तों स्मृति क्या है? स्मृति जो है हमारे पिछले अनुभव को याद कराता है और ये एक सक्रिय और शारीरिक मानसिक प्रक्रिया होती है। अगर मैं बात करूं दोस्तों हरमन एबिंगहॉस पहले विद्वान थे जिन्होंने निष्पक्ष रूप से स्मृति को मापने का निर्णय किया। और इनके अनुसार जो है दोस्तों स्मृति एक निष्क्रिय प्रक्रिया है और इसे बिना किसी बदलाव के पुनः हम लोग क्या कर सकते हैं? पुनः प्रस्तुत कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? प्रस्तुत किया जा सकता है। तो ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा दोस्तों हरमन एबिंगहॉस। ये पहले विद्वान थे जिन्होंने निष्पक्ष रूप से स्मृति का निर्णय किया। तो सी हमारा राइट होगा हरमन एबिंगहॉस। ये चीज़ क्लियर हुई। आगे चलें, आगे आते हैं होमवर्क क्वेश्चन पर। होमवर्क क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। निम्नलिखित में से कौन एक बुद्धि परीक्षण नहीं है? ऑप्शन ए है रोसर्च इंक ब्लॉट परीक्षण, ऑप्शन बी स्टैनफोर्ड बिनेट परीक्षण, ऑप्शन सी आर्मी अल्फा परीक्षण, ऑप्शन डी आर्मी बीटा परीक्षण। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन यहाँ नहीं करना है, कमेंट बॉक्स, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में वहाँ पर करना है। बाकी डिस्क्रिप्शन में जो है आपको वीडियो PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए दोस्तों आपको अच्छे क्वेश्चन लगते हैं तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और डेली लाइव टेस्ट दीजिए, क्योंकि मिस मत करिए। एक एक नंबर हमारे लिए ज़रूरी है और एग्ज़ाम जो है CTET का कभी भी लग सकता है। इसकी डेट आने वाली, तो प्रैक्टिस हमें डेली करना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, और लाइक शेयर इसको ज़्यादा से ज़्यादा करिए। घर पे रहिए, सेफ रहिए,
धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ मंगलमय हो।